हाय एवरीवन, वेलकम टू डीटीएच डिकोडिंग द हिंदू। इस लेक्चर सीरीज में हम द हिंदू को डीपली डिकोड करते हैं। द हिंदू के छोटे बड़े सभी आर्टिकल्स जहां से हमारे एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, सभी को हम बहुत अच्छे से कवर करते हैं। तो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जामिनेशन की जहां आपको करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर सीरीज के थ्रू आप कम टाइम में बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली द हिंदू को कवर कर पाएंगे। छोटे बड़े आर्टिकल्स आपके कवर हो जाएंगे, प्लस यहाँ करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका स्टैटिक पोर्शन जो है वो भी रिवाइज हो जाएगा। तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार पूरा लेक्चर देख के देखिए, उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको मेरे साथ जुड़े रहना है या नहीं जुड़े रहना है। और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सो दैट मुझे पता चले कि मैं कैसा कंटेंट प्रोवाइड करवा पा रही हूँ। तो आज है 13 फरवरी। सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखने से होगा क्या, हमें ये आइडिया लग जाता है कि जो भी न्यूज़ एनालिसिस हम करते हैं उसको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के रूप में कैसे पूछा जा सकता है। तो आज का ये जो क्वेश्चन है ये एनजीटी और सीपीसीबी से रिलेटेड है। दोनों ही आर्टिकल्स को आज हम कवर करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर या तो आपको आता होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में स्टार्टिंग में ही लिख देना है, और नहीं आता है तो आज हम आर्टिकल कवर करेंगे, उसके थ्रू आपको इस क्वेश्चन का आंसर इजीली आ पाएगा। तो आपको या तो जब तक मैं कवर करवाऊंगी तब तक बने रहना है मेरे साथ, अदरवाइज वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, सो दैट लास्ट में भी इस क्वेश्चन का आंसर मैं डिस्कस करूंगी। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाउ इज द NGT National Green Tribunal different from the CPCB Central Pollution Control Board? First statement क्या है, the NGT has been established by an act whereas the CPCB has been created by an executive order of the government. Second statement क्या है, the NGT provides environmental justice and helps reduce the burden of litigation in the higher courts, whereas the CPCB promotes cleanliness of streams and wells and aims to improve the quality of air in the country. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। दो स्टेटमेंट्स है आपके पास एनजीटी और सीपीसीबी से रिलेटेड, तो आपको बताना है इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ए वन ओनली, बी टू ओनली, सी बोथ वन एंड टू, या फिर डी नाइदर वन नो टू। क्वेश्चन का आंसर आप जरूर देंगे। नहीं आता है तो वीडियो के लास्ट में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। आर्टिकल भी आज हम कवर करने वाले हैं जिसमें एनजीटी और सीपीसीबी के हम पूरे बैकग्राउंड को देखेंगे। अब एक क्योट देखेंगे हम जो हमारी मेंस आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्पफुल होगी हमारे लिए। द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज नॉट इन द नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। किसकी क्योट है ये, नेल्सन मंडेला की। आपको नोट डाउन करके इसको रख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके आंसर राइटिंग में, ऐसे में, एथिक्स में, कहीं भी आप इसको यूज़ करके अपनी आंसर राइटिंग को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। अब न्यूज़ एनालिसिस की तरफ चलेंगे। फर्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है, 4G से रिलेटेड है कि 4G का केवल नाम है, डाटा स्पीड जो प्रोवाइड करवाई जा रही है वो 2G जितनी भी नहीं है। तो ग्रे स्पोर्ट्स हमारे इंडिया में बन चुके हैं। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ग्रे स्पोर्ट्स है क्या, मतलब एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है कि ग्रेट स्पोर्ट्स वॉज इन न्यूज, व्हाट वॉज इट रिलेटेड टू, इस टाइप से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। तो ये एक 25 ईयर ओल्ड बॉय ने कंप्लेंट की थी अपने ब्रॉडबैंड ऑपरेटर के पास कि जो उनकी नेटवर्क स्पीड है वो काफ़ी कम है, लेकिन जो ऑपरेटर है उन्होंने ये कहा कि नेटवर्क कंजेशन ज़्यादा है, इसीलिए इंटरनेट काफ़ी स्लो आ रहा है। तो आपको इसमें क्या पता होना चाहिए, इस आर्टिकल में क्या इम्पोर्टेंट है कि ऐसे प्लेसेस हमारी कंट्री की जहाँ अभी तक सेलुलर कनेक्टिविटी है ही नहीं, उन्हें कहा जाता है वाइट स्पॉट्स। जहाँ सेलुलर कनेक्टिविटी अभी है ही नहीं वो प्लेसेस हो जाएंगी वाइट स्पॉट्स। लेकिन उनसे भी बुरा हाल ग्रे स्पॉट्स का है, क्योंकि ग्रे स्पॉट्स ऐसे एरिया है जहां कनेक्टिविटी तो शो होती है लेकिन इतना इनफ एक्सेस यूजर्स को नहीं मिल पाता कि वो अपना कुछ भी काम कर पाए। मतलब कहने को तो वहाँ कनेक्टिविटी है लेकिन वो किसी यूजेज में नहीं आ रही है, वो हो जाएंगे ग्रे स्पॉट्स। तो आपको ये दोनों टर्म्स याद रखनी है, वाइट स्पॉट्स एंड ग्रे स्पॉट्स। तो इस आर्टिकल में हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए क्योंकि डाटा जो है वो TRAI ही पब्लिश करती है, जो भी ब्रॉडबैंड से रिलेटेड डाटा होता है। तो TRAI के बारे में देखेंगे, ट्राई क्या है। लीगल बैकिंग के बारे में बात करें इसकी, तो TRAI को 20 फरवरी 1997 में इस्टेब्लिश किया गया था बाय द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी
ऑफ इंडिया एक्ट 1997। मतलब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि इसे एक एक्ट के द्वारा बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? ट्राई का मिशन है कि टेलीकम्युनिकेशन की ग्रोथ के लिए हम क्या क्या कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं और उन कंडीशंस को कैसे नर्चर कर सकते हैं, वो काम TRAI का हो जाता है। TRA टेलीकॉम सर्विसेज को भी रेगुलेट करता है। क्या क्या रेगुलेशन करेगा? टेलीकॉम सर्विसेज का टैरिफ्स जो होंगे उनको फिक्स या रिवाइज करना, जो कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का काम हुआ करता था, लेकिन अब वो ट्राई का काम है। इसका एम ये भी है कि एक फेयर और ट्रांसपेरेंट पॉलिसी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना, सो दैट जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करवाया जा सके, प्रमोट की जा सके और उनके बीच में फेयर कंपटीशन लाया जा सके। हेडक्वार्टर कहाँ है इसके? न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। कंपोजिशन की बात करें तो मेंबर्स कौन कौन होंगे? इसमें एक चेयरपर्सन होंगे, 2 होल टाइम मेंबर्स होंगे, 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे और सभी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगी। टेन्योर क्या रहेगा मेंबर्स का? जो चेयरपर्सन और अदर मेंबर्स है वो 3 साल के लिए या फिर जब तक उनकी एज 65 ईयर्स नहीं हो जाती तब तक के लिए ऑफिस को होल्ड करेंगे। इन दोनों में से जो भी जल्दी होगा उसके लिए। चेयरपर्सन जो होंगे, चेयरपर्सन के पास सुपरिटेंडेंस की पावर्स होंगी। ये जो होंगे ट्राई की सभी मीटिंग्स को प्रिसाइड करेंगे। वाइस चेयरपर्सन जो होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी मेंबर को वाइस चेयरपर्सन बना सकती है उसी कमेटी के, उसी अथॉरिटी के। और वाइस पर्सन क्या क्या करेंगे कि अगर चेयरपर्सन कभी एब्सेंट है तो उनकी एब्सेंस में उनकी सभी पावर और फंक्शंस को डिस्चार्ज करने का काम वाइस चेयरपर्सन का रहेगा। मेंबर्स को रिमूव कैसे किया जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही किसी भी मेंबर को रिमूव कर सकती है। कुछ कंडीशंस है उसके लिए। अगर वो कोई इंसॉल्वेंट पाए जाते हैं या फिर मोरल टर्पिट्यूड जिसी ऐसे ऑफेंस में इन्वॉल्व है उनमें वो कन्विक्टेड पाए जाते हैं या फिर वो फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल पाए जाते हैं मेंबर के तौर पे बरकरार रहने के लिए, या फिर वो अपनी पोजीशन को अब्यूज करते हैं या फिर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट कुछ कर देते हैं, तो भी उनको सेंट्रल गवर्नमेंट हटा सकती है। ट्राई की मीटिंग्स के बारे में बात करें तो चेयरपर्सन के पास ये पावर है कि वो टाइम टू टाइम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करेंगे और वही उन मीटिंग्स को प्रिसाइड भी करेंगे। अगर चेयरपर्सन एब्सेंस होंगे तो उनकी एब्सेंस में वाइस चेयरपर्सन उन मीटिंग्स को प्रिसाइड करेंगे। अगर वाइस चेयरपर्सन भी एब्सेंट है तो उस अथॉरिटी का कोई भी मेंबर मीटिंग को प्रिसाइड कर सकता है। जो मीटिंग्स के डिसीजन होंगे वो मेजॉरिटी वोट से लिए जाएंगे, जो भी मेंबर्स प्रेजेंट होंगे उनके। और अगर किसी केस में इक्वालिटी ऑफ वोट्स रहती है तो चेयरपर्सन जो है वो एक सेकंड या फिर कास्टिंग वोट देंगे। ये आपको ध्यान रखना है, चेयरपर्सन एक सेकंड या कास्टिंग वोट देंगे इन द केस ऑफ अ टाई। फंक्शंस क्या क्या होते हैं ट्राई के? ये सबसे पहले रेकमेंडेशन देगी। किन किन मैटर्स पे रेकमेंडेशन देगी ये? कि हमें नया सर्विस प्रोवाइडर इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है क्या? हमें जो नॉन कंप्लायंस अगर कोई मतलब ऑपरेटर करता हुआ पाया जाता है तो उसको उसके लाइसेंस को रिवोकेट करना, लाइसेंस की टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग कंपटीशन को फैसिलिटेट करना और टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की ऑपरेशन में एफिशिएंसी को प्रमोट करना, सो दैट हमारी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज ज़्यादा ग्रो कर पाएँ। टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स करने के बारे में कोई भी अगर अपनी सलाह देना, ये सभी काम कौन करेगा? TRAI करेगी। ये अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी डिस्चार्ज करती है। कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं TRAI की? ये इंश्योर करती है कि जो लाइसेंस है सभी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ कंप्लाई करे। और ये भी इंश्योर करती है कि टेक्निकल कंपैटिबिलिटी बनी रहे डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच में और उनके बीच में एक इफेक्टिव इंटरकनेक्शन रहना चाहिए। ये ही स्टैंडर्ड्स ले डाउन करती है कि सर्विस प्रोवाइडर्स किस टाइप की सर्विस अपने कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करवाएंगे। क्वालिटी ऑफ सर्विस को इंश्योर करती है और पीरियोडिकल सर्वे करती रहती है कि सर्विसेज सही ढंग से पहुंचाई जा रही हैं या फिर नहीं। टाइमली एंड ऑफिशियली ये रेट्स भी नोटिफाई करती है। TRAI एक्ट 1997 के अंडर इसके पास ये पावर है कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के क्या रेट रहेंगे विद इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, ये भी ये प्रोवाइड करवाएगी। अब नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशंस भी ये कुछ देती है। क्या होती है कि जो भी रिकमेंडेशन TRAI देगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं है। आपको ध्यान रखना है, इतनी बड़ी इतनी मेजर अथॉरिटी है लेकिन इसकी जो रिकमेंडेशंस है वो गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी किसी भी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं करती या फिर उसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहती है तो वो अथॉरिटी के पास वापस उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकती है। और ट्राई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी रेफरेंस को कंसीडर करने के बाद
15 दिन के अंदर अंदर अपना फाइनल डिसीजन दोबारा से भेजता है। ट्राई की पावर्स की बात करें तो इसके पास क्या क्या पावर है, इसके पास ये पावर है कि ये इंफॉर्मेशन निकालने का ऑर्डर दे सकती है। मतलब किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को ये किसी भी टाइप की किसी भी अफेयर की एक्सप्लेनेशन मांग सकती है, उनसे कोई इन्फॉर्मेशन राइटिंग में मांग सकती है अगर अथॉरिटी चाहे तो। अपॉइंटमेंट्स फॉर इंक्वायरी, ये जो अथॉरिटी है ये इंक्वायरी करने के लिए एक या एक से ज़्यादा पर्सन्स को अपॉइंट कर सकती है सर्विस प्रोवाइडर के किसी भी अफेयर को चेक करने के लिए। इंस्पेक्शन के ऑर्डर्स भी ये दे सकती है, सर्विस प्रोवाइडर के बैंक अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकती है या फिर किसी और डॉक्यूमेंट को भी। और सर्विस प्रोवाइडर को डायरेक्शंस भी इशू कर सकती है कि उन्हें अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए क्या कुछ करना चाहिए। तो ये था TRAI के बारे में, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत अच्छे से सब कुछ कवर करेंगे। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए लेक्चर सीरीज होने वाली है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास महर्षि दयानंद सरस्वती जी से रिलेटेड है। इनकी आज 200th बर्थ एनिवर्सरी है और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है, हमारे रिलीजन को जो भी फाल्सली एट्रीब्यूट की गई थी एविल्स, उनको रिमूव किया था महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी कौन थे, हम पढ़ते हैं इनके बारे में, जानते हैं इनके बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बर्थ की बात करें तो ही वॉज बोर्न ऑन 12 फरवरी 1824 इन टंकार, गुजरात। एक ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था लालजी तिवारी और माताजी का नाम था यशोदाबाई, और ये दोनों ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे। मतलब ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है, जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए काफ़ी रिजिड होते हैं। इनका नाम पहले क्या था, मूल शंकर तिवारी, क्योंकि ये मूल नक्षत्र के दौरान पैदा हुए थे। और 15 साल के लिए ये सच की तलाश में एक एस्थेटिक की तरह इधर उधर घूमने लगे 1845 से 60 के बीच में। दयानंद जी के व्यूज, जो इनका फेमस वर्क है सत्यार्थ प्रकाश द ट्रू एक्सपोजिशन, उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है सोसाइटी को। ये एक इंडियन फिलोसफर, सोशल लीडर और आर्य समाज के फाउंडर थे। आर्य समाज एक रिफॉर्म मूवमेंट था वैदिक धर्म का, और पहली बार इन्होंने स्वराज के लिए कॉल दी थी और कहा था इंडिया फॉर इंडियन इन 1876। ये एक सेल्फ टॉट मैन थे और इंडिया के एक बहुत ग्रेट लीडर थे जिनका हमारी इंडियन सोसाइटी पे एक बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा था। इन्होंने अपनी लाइफ में अपना एक अच्छा नाम कमाया, काफ़ी सारे प्राइजेस जीते और पब्लिक के बीच में काफ़ी मशहूर भी हुए। पहला आर्य समाज जो था वो मुंबई में सेटअप किया गया था 1875 में। फिर आर्य समाज के जो हेडक्वार्टर्स थे वो लाहौर में इस्टेब्लिश कर दिए गए थे। उनका विज़न क्या था कि इंडिया को एक क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी बनाया जाए, इंडिया को यूनाइटेड किया जाए रिलीजियसली, सोशली और नेशनली, और इंडिया को फॉरेन रूल से फ्री करवाया जाए, और आर्यन रिलीजन जो है उसको सभी के लिए कॉमन रिलीजन बना दिया जाए। उन्होंने वेदास से इंस्पिरेशन ली और ये कहा कि इंडियाज रॉक ऑफ एजिस, ये द इनफॉलिएबल एंड द ट्रू ओरिजिनल सीड ऑफ हिंदुइज्म है। वेदास जो है वही हिंदुइज्म की ओरिजिनल मतलब बीज है एक तरह से। उन्होंने ये भी स्लोगन दिया था बैक टू द वेदास। इन्होंने वैदिक नोशन जो चतुर्वर्ण सिस्टम था उसको अपनाया, और उन्होंने ये कहा कि कोई भी इंसान किसी भी कास्ट में पैदा नहीं होता है, बल्कि उसे आइडेंटिफाई किया जाता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने ऑक्यूपेशन के बेसिस पे। मतलब कास्ट और कुछ नहीं है, एक पर्सन क्या ऑक्यूपेशन फॉलो करता है उसी के बेस पे उसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कह दिया जाता है। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में क्या कंट्रीब्यूट किया है, उन्होंने एक कम्प्लीटली ओवरहॉल किया एजुकेशन सिस्टम का, और मॉडर्न इंडिया के लिए उनका एक विजनरी था एजुकेशन सेक्टर में। DAV स्कूल्स उन्होंने एग्जिस्टेंस में लाए 1886 में, और ये इन्हीं का विजन था जो DAV स्कूल्स हमारे एग्जिस्टेंस में आ पाए, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स। फर्स्ट DAV स्कूल को लाहौर में इस्टेब्लिश किया गया था और महात्मा हंसराज इसके हेडमास्टर थे। अब आर्य समाज के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आर्य समाज का एम ये था कि वेदास को री इस्टेब्लिश किया जाए। और वेदास क्या है, द अर्लीस्ट हिंदू स्क्रिप्चर्स जो कि ट्रूथ रिवील करते हैं। इन्होंने सभी वेदास में जो लेटर एक्रीशंस ला दी गई, मतलब वेदास में जो लेटर मॉडिफिकेशंस की गई, उनको डी जनरेट करके रिजेक्ट कर दिया
और उन्होंने अपनी खुद की इंटरप्रिटेशन दी जिसमें काफ़ी सारे पोस्ट वैदिक थॉट भी इंक्लूडेड थे। 1920s और अर्ली 1930s में काफ़ी सारे इश्यूज की वजह से टेंशन होने लग गई थी। मुस्लिम्स जो थे वो मॉस्को के बाहर जो म्यूजिक होता था उसकी वजह से काफ़ी गुस्सा गुस्सा थे और काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट से भी वो खुश नहीं थे। और आर्य समाज के जो एफर्ट्स हो रहे थे कि जो हिंदू फोर्ड या फिर शुद्धि मूवमेंट जो चलाया गया था जिससे कि जो हिंदूज इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके हैं उनको वापस हिंदू बनाना, उन सभी चीज़ों से मुस्लिम काफ़ी गुस्सा थे। और आर्य समाज ने वेस्टर्न और नॉर्दर्न इंडिया में काफ़ी धाक जमा ली थी अपनी। समाज में मूर्ति की वर्शिप को अपोज किया जाता था, एनिमल सेक्रीफाइस को अपोज किया जाता था, श्रद्धा जो कि मतलब अपने एंसेस्टर के बिहाफ पे हम जो रिचुअल्स करते हैं उनको अपोज किया जाता था। कास्ट को बर्थ के बेसिस पे बताना वो अपोज किया जाता था, बल्कि उसको मेरिट पे रखने की बात की जाती थी। अनटचेबिलिटी को अपोज किया जाता था। चाइल्ड मैरिज, पिलग्रिमेजेस, प्रिस्टली क्राफ्ट, टेम्पल ऑफरिंग्स, इन सभी को अपोज समाज में किया जाता था। आर्य समाज में ये वेदास की इनफॉलिबिलिटी के ऊपर अपहोल्ड करते थे। कर्मा में इनका विश्वास था कि कर्मा की डॉक्ट्रिन में, काव की सैंक्टिटी में और संस्कार के इम्पोर्टेंस में, मतलब एक तरह से बिल्कुल प्योर वैदिक वेदास से जुड़े हुए थे आर्य समाज के वैल्यूज या रूल्स हम जो कहेंगे। और इन्होंने फीमेल एजुकेशन के लिए भी काम किया, इंटरकास्ट मैरिजेस के लिए भी काम किया, मिशंस, ऑर्फनेजेस और विडोज के लिए होम बनवाए, काफ़ी सारे स्कूल्स और कॉलेजेस बनवाए और काफ़ी सारा फेमिन रिलीफ और मेडिकल वर्क भी इस समाज ने किया। आई होप आपको समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री का एक पूरा टॉपिक हमने आज कवर कर लिया है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है हमारे पास कि उड़ीसा में माइनर मिनरल सेक्टर की में काफ़ी इलीगैलिटीज़ देखी जा रही हैं। इलीगली इसकी स्मगलिंग की जा रही है माइनर मिनरल्स की। क्या इशू है पूरा समझते हैं। क्योंकि ये जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं, माइनर मिनरल्स हैं, इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, हाउसिंग में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो ऑपरेटर्स ने इनके एक्सट्रैक्शन को बंद कर दिया है, स्पेशली सैंड को। लेकिन इस एरिया में एक तरह से स्पेक्यूलेशन काफ़ी कम है, सर्विलियंस नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ ब्लैक मार्केटिंग, स्मगलिंग इन माइनर मिनरल्स की स्टार्ट हो गई है। तो इसी से पूरा इशू ये रिलेटेड करता है, पूरा आर्टिकल रिलेटेड है। इलीगल माइनिंग हो रही है सैंड की, उसकी वजह से ऑल्दो स्टेट के रेवेन्यू कलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इलीगल माइनिंग होती भी है तो स्टेट का रेवेन्यू कम नहीं होगा, लेकिन जो लोकल इकोलॉजी है और राइपेरियन कम्युनिटी है उस पर काफ़ी एडवर्स इम्पैक्ट इसका देखा जाता है। तो माइनर मिनरल्स के बारे में इसमें थोड़ा सा देखेंगे। एनजीटी की बात आई है क्योंकि एनजीटी का ऑर्डर था कि माइनर मिनरल्स को यहाँ मतलब माइनिंग नहीं की जाएगी। तो एनजीटी के बारे में पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे सीपीसीबी के बारे में, क्योंकि मॉनिटरिंग जो करता है वो सीपीसीबी करता है पॉल्यूशन की। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में, एनजीटी के बारे में और माइनर मिनरल्स के बारे में इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। सबसे पहले माइनर मिनरल्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। माइनर मिनरल्स जो होते हैं उनको माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के सेक्शन 3E के अंडर माइनर मिनरल्स की कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है। वही माइनर मिनरल्स कहलाएंगे या फिर उसकी कैटेगरी में आते हैं। कोई भी मिनरल जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा माइनर मिनरल डिक्लेयर करती है वही मिनरल माइनर मिनरल हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट भी ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देके किसी भी क्वारी लीज को ग्रांट कर सकती है, माइनिंग लीजेस ग्रांट कर सकती है, कोई भी माइनर मिनरल के लिए कोई भी कंसेशन दे सकती है या फिर उससे रिलेटेड पर्पस के ऊपर कोई भी रूल बना सकती है। उसके अलावा ये जो एमएमडीआर एक्ट है उसके अंदर स्पेसिफाई किया गया है और उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कौन कौन सी मिनरल्स को माइनर मिनरल्स डिक्लेयर किया है। बोल्डर, शिंगल, चैल्सिडोनी पेबल्स, लाइम शेल, कंकर, लाइमस्टोन, ब्रिक अर्थ, फुलर्स अर्थ, बेंटोनाइट, रोड मेटल, स्लेट, मार्बल, स्टोन यूज्ड फॉर मेकिंग हाउसहोल्ड यूटेंसिल्स, क्वार्टजाइट एंड सैंडस्टोन, साल्टपेटर एंड ऑर्डिनरी अर्थ, ये सभी माइनर मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। आपके पास 4-5 नाम दे दिए जाएंगे और आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से माइनर मिनरल्स हैं। तो आपको थोड़ा सा आइडिया इसका रखना है। अब हम एनजीटी के बारे में पढ़ लेते हैं। एनजीटी इंपॉर्टेंट है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसको एनजीटी एक्ट
2010 के अंडर सेटअप किया गया था। मतलब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाती है। काम क्या है इसका कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन या फिर नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड जो भी केसेस हैं उनका इजी डिस्पोजल, इफेक्टिव डिस्पोजल किया जा सके, इसलिए इसको सेटअप किया गया था। और एनजीटी के इस्टेब्लिशमेंट से इंडिया ऐसा करने वाली थर्ड कंट्री बन गई ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद जिसने स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल बनाया हो। और डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया पहली ऐसी कंट्री थी जिसके पास एक स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल था। एनजीटी का काम क्या था? एनजीटी को मैंडेट दिया गया कि कोई भी केस अगर उसके पास फाइल होता है तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसको उस केस को डिस्पोज ऑफ करना है। एनजीटी की 5 प्लेस ऑफ सिटिंग है। न्यू दिल्ली प्रिंसिपल प्लेस है सिटिंग का, मतलब मेन ऑफिस है न्यू दिल्ली में। और भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में इसके बाकी ऑफिसेज देखे जाएंगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्राइब्यूनल में चेयरपर्सन होंगे, जुडिशियल मेंबर्स होंगे और एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे। सभी या तो 3 साल के लिए या फिर जब तक उनकी एज 65 ईयर्स नहीं हो जाती तब तक वो ऑफिस को होल्ड करेंगे, जो भी इनमें जल्दी होगा। और आपको ध्यान रखना है कि रीअपॉइंटमेंट के लिए ये लोग एलिजिबल नहीं होंगे, रीअपॉइंटमेंट इनका नहीं किया जाएगा। चेयरपर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके। और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी बाकी के जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए, जिस कमेटी में एटलीस्ट 10 और मैक्सिमम 20 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे। ट्राइब्यूनल में, सॉरी कमेटी में नहीं, जो एनजीटी है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इसमें कम से कम 10 और मैक्सिमम 20 जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे। पावर्स एंड जुडिस्डिक्शन क्या है इस ट्रिब्यूनल का? इसमें सभी सिविल केसेस के ऊपर इसका जुडिस्डिक्शन आ जाता है जहां भी एनवायरमेंटल का कोई भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन इन्वॉल्व होता है, मतलब कोई भी लीगल राइट एनवायरमेंट से रिलेटेड एनफोर्स करने की बात आती है तो एनजीटी का जुडिस्डिक्शन उस केस पे हो जाता है। अक्टूबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने ये एनजीटी को एक यूनिक फोरम के तौर पे पोजीशन दी थी और ये कहा था कि हमारी कंट्री में ये एनवायरमेंटल इश्यूज को सुओ मोटो ले सकती है, मतलब अपने आप अपना एक्शन खुद इनिशिएट कर सकती है कोई भी एनवायरमेंटल इशू पे। तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग एनजीटी का जो रोल है वो केवल एडजुडिकेटरी नहीं है, ये काफ़ी वाइटल रोल्स परफॉर्म करती है जो कि प्रिवेंटिव और रेमेडियल नेचर के होते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी एडजुडिकेटरी बॉडी है कोर्ट्स की तरह, और इसके पास अपना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन तो है ही, मतलब कोई केस फाइल होता है उसको ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर देखती तो है ही, लेकिन एनजीटी के पास अपना एपीलिएट जुरिस्डिक्शन भी है जैसे कि कोर्ट के पास होता है। तो ट्राइब्यूनल एक तो सीपीसी के प्रोसीजर के अकॉर्डिंग बाउंड नहीं है, आपको ध्यान रखना है। एनजीटी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के प्रोसीजर से बाउंड नहीं होता, इसको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस गाइड करता है। तो कोई भी ऑर्डर पास करते टाइम, डिसीजन देते टाइम या फिर अवार्ड देते टाइम ये प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अप्लाई करती है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को ध्यान रखती है और पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल को फॉलो करती है। एनजीटी अपने ऑर्डर से क्या क्या कर सकती है? एनजीटी के पास क्या क्या पावर है कि पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल डैमेज के कोई विक्टिम्स है उनको रिलीफ और कंपनसेशन प्रोवाइड करवा सकती है। कोई भी डैमेज्ड प्रॉपर्टी है उसके रेस्टिट्यूशन की बात कह सकती है। कोई भी एरिया ऐसा है एनवायरनमेंट का उसको रेस्टिट्यूशन का ऑर्डर दे सकती है, या फिर मतलब यही सब इसके पास पावर्स हैं। और इसका जो ऑर्डर होगा उसके पास सिविल कोर्ट जितनी उसकी डिग्री होगी, मतलब जितना एक सिविल कोर्ट का डिसीजन पावर रखता है उतना ही इस ट्राइब्यूनल का डिसीजन या अवार्ड या ऑर्डर पावर रखेगा। एनजीटी एक्ट जो है उसने एक प्रोसीजर रखा है पेनल्टी का भी, अगर कोई एनजीटी के डिसीजंस को नहीं मानता है तो अगर कोई एनजीटी के डिसीजंस को नहीं मानता है तो उसको जेल हो सकती है 3 साल तक की, फाइन लग सकता है 10 करोड़ रुपीस तक का, या फिर दोनों भी हो सकता है। अगर कोई एनजीटी के अवार्ड से खुश नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है 90 डेज के अंदर अंदर। एनजीटी सिविल केसेस से डील करती है। 7 लॉज हैं एनवायरमेंट के जिनसे एनजीटी डील करती है। कौन कौन से लॉज हैं? द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 एंड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। कोई भी वॉयलेशन करता पाया जाता है इन लॉस का, या फिर गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है इन लॉस के अंदर, तो
तो उनको भी एनजीटी के अंडर चैलेंज किया जा सकता है, एनजीटी के सामने चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा एनजीटी के बारे में। अब नेक्स्ट इसी में था सीपीसीबी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। सीपीसीबी एक स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सितंबर 1974 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि इसको एक्ट के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, इसलिए एक स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन ये हो जाती है। और इसके पास ये पावर्स हैं। पावर्स इसकी कहाँ से आती है, कौन से एक्ट से? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। तो ध्यान रखना है, बनाया तो इसको इस एक्ट के अंडर गया, पावर्स इसकी आएंगी एयर वाले एक्ट से, यहाँ कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ये एक फील्ड फॉर्मेशन की तरह सर्व करता है और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट को टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करवाता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये आपको ध्यान रखना है। प्रिंसिपल फंक्शन सीपीसीबी के कहाँ बताए गए हैं? दो एक्ट्स में, एक तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में, दूसरा एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में। क्या क्या काम है इसके? क्लीनिनेस को प्रमोट करना स्टीम्स एंड वेल्स की, और कैसे करेगी? वाटर पॉल्यूशन को प्रिवेंट, कंट्रोल और अबेट करके, और एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, एयर पोल्यूशन को प्रिवेंट, कंट्रोल और अबेट करके। आई होप आपको समझ आया होगा सीपीसीबी के बारे में, इतना ही था। और इसी लेक्चर से या फिर इसी आर्टिकल से आपका जो मैंने आज क्वेश्चन पूछा है वो कवर हो जाएगा, उसको आपको आंसर ज़रूर करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है, एक मिनट, नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है एरो इंडिया 2023 से रिलेटेड। इसमें 98 पार्टिसिपेटिंग नेशंस के साथ हाई फ्लाइज की बात हो रही है। तो क्या हो रहा है कि 5 डे इवेंट है ये, जो आज से शुरू होने वाला है। इसमें एस्टिमेटेड 75,000 करोड़ का एक एस्टिमेशन लगाया गया है, और यहाँ इंडिजीनियस मिलिट्री हार्डवेयर को पिच किया जाएगा फ्रेंडली कंट्रीज के साथ एट द डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव। तो ये एरो इंडिया के बारे में देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे कि यहाँ इस जो इवेंट है इसका फोकस, मेन एम क्या है कि एलसीए जो हमारे हैं उनके एक्सपोर्ट को प्रमोट करना और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करना, इंक्लूडिंग को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन। तो ये हमारा इस एरो इंडिया का मेन एम है, मेन फोकस है। तो एक तो एलसीए के बारे में पढ़ेंगे, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट क्या होते हैं। दूसरा इसका थोड़ा सा देखेंगे एरो इंडिया के बारे में। एरो इंडिया एक बाइनियल एयर शो है। बाइनियल का मतलब क्या होता है कि 2 साल में एक बार होने वाला एयर शो एंड एविएशन एग्जीबिशन है, जो कि बेंगलोर में हेल्ड किया गया एट येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन। इसको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज करता है। एरो इंडिया लार्जेस्ट एयर शो है एशिया का, आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एशिया का लार्जेस्ट एयर शो है ये। डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन एयरफोर्स और ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, डिफेंस रिसर्च, डीआरडीओ, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो एरो इंडिया को साथ में मिलकर ऑर्गेनाइज करती है और इसको एशिया का लार्जेस्ट एयर शो बनाती हैं। फर्स्ट एडिशन जो था इस एयर शो का वो 1996 में हेल्ड किया गया था, मतलब कोई अभी नहीं किया गया है, 1996 में पहली बार किया गया था और इस बार ये 14th एडिशन इसका किया जा रहा है। आपको ध्यान रखना है ये वाला 14th है। ठीक है, इसमें यही इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एलसीए के बारे में देखेंगे कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट क्या है। ये जो एलसीए प्रोग्राम है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1984 में स्टार्ट किया गया था, जब एडीए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को इस्टेब्लिश किया गया था और एलसीए प्रोग्राम को मैनेज करने के लिए इसको मेन इस्टेब्लिश किया गया था। इसने एजिंग जो मिग 21 फाइटर प्लेन से उसको रिप्लेस किया था लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने। इसको डिज़ाइन किया था हमारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंडर काम कर रही थी। मैन्युफैक्चर किया था इसको HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। फीचर्स की बात करें तो ये लाइटेस्ट, स्मॉलेस्ट और टेललेस मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट थे अपनी क्लास में, और इनको इस टाइप से डिज़ाइन किया गया था कि ये एयर टू सरफेस प्रिसाइडली गाइडेड वेपन्स लेके जा सकते थे, कैरी कर सकते थे। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी भी इनके अंदर थी कि इन्हें लैंड करने की ज़रूरत नहीं है, एयर में भी ये रिफ्यूल
हो सकते हैं, इनके पास ये कैपेबिलिटी है। मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी 4000 केजी की इनमें रहती है। मैक्सिमम स्पीड इनकी मैक 1.8 जा सकती है। रेंज एयरक्राफ्ट की 3000 किलोमीटर तक हो सकती है। इसमें यही इंपॉर्टेंट है, एलसी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इवेंट है, 2 साल में 1 बार होता है, इस बार हो रहा है तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास, 1 मिनट। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास रिलेटेड है एफएटीएफ से। एफएटीएफ की इवैल्यूएशंस का टाइम नज़दीक आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि नवंबर 2023 में इंडिया का असेसमेंट किया जाएगा। तो हमारी सेंट्रल एजेंसीज जो हैं वो गियर अप कर रही हैं, मतलब ज़्यादा तैयार हो रही हैं और अपने आप को, अपने फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन कर रही है, सो दैट एफएटीएफ इवैल्यूएशंस में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई दे। तो एक तो इस आर्टिकल में हम पढ़ेंगे एफएटीएफ के बारे में, और दूसरा सेंट्रल एजेंसीज की बात आई है तो मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में ईडी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और आपको पता है मनी लॉन्ड्रिंग एफएटीएफ का एक मेजर सेक्टर इन कॉन्स्टिट्यूट करता है, क्योंकि एफएटीएफ में टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, इन्हीं सब चीज़ों पे मेन फोकस किया जाता है। उसी के बाद एक कंट्री की परफॉर्मेंस को डिसाइड किया जाता है, जज किया जाता है। तो ईडी के बारे में पढ़ेंगे एक तो हम, दूसरा पढ़ेंगे एफएटीएफ के बारे में। एफएटीएफ क्या है? एफएटीएफ ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है, जिसको 1989 में सेटअप किया गया था और इसको G7 नेशंस ने लाया था। एक पेरिस में मीटिंग थी, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? इनिशियली इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि ऐसे हमें मेजर्स डेवलप करने हैं जिससे मनी लॉन्ड्रिंग को हम खत्म कर पाएं या रोक पाएं। और 9/11 अटैक्स के बाद एफएटीएफ ने 2001 में अपना जो मैंडेट है उसके अंदर टेररिस्ट फाइनेंसिंग को भी इंक्लूड कर लिया, कि टेररिस्ट फाइनेंसिंग को कॉम्बैट करना भी एक मैंडेट एफएटीएफ का बन गया। अप्रैल 2012 में इसने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के प्रोलिफरेशन को फाइनेंस करने को भी के एफर्ट्स को भी अपने एजेंडा के अंडर इंक्लूड कर लिया। क्या रिकमेंडेशंस दी गई हैं एफएटीएफ के द्वारा? अप्रैल 1990 में जब इसकी क्रिएशन हुए 1 साल से भी कम हुआ था, तो एफएटीएफ ने एक रिपोर्ट इशू की थी जिसमें 40 रिकमेंडेशंस दी थी, जिनका इंटेंशन ये था कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान प्रोवाइड करवाया जाए जिससे हम मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ पाएं। 2004 में एफएटीएफ ने एक 9th स्पेशल रिकमेंडेशन पब्लिश की थी, जिसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को स्ट्रेंथन करने की बात की गई कि कैसे हम मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग को ख़त्म कर सकते हैं, जिसको 40+9 रिकमेंडेशंस कहा गया। पहले 40 दी थी, फिर 9 दी थी, तो 40+9 रिकमेंडेशंस हो गई। 2012 में एफएटीएफ ने अपनी रिकमेंडेशंस को फिर से रिवाइज किया और इसमें एक्सपेंड करके वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के प्रोलिफरेशन की फाइनेंसिंग को भी इंक्लूड कर दिया। 200 जुरिस्डिक्शंस पूरे वर्ल्ड में अराउंड एफएटीएफ की रिकमेंडेशंस के पास कमिटेड है। और एफएटीएफ के सेशंस की बात करें तो एफएटीएफ प्लेनरी एफएटीएफ की डिसीजन मेकिंग बॉडी है, साल में 3 बार ये मिलती है। मेंबर्स कौन कौन है इसके और ऑब्जर्वर कौन कौन है? मेंबर्स की बात करें तो आज के टाइम पे इसमें 39 मेंबर देखे जाएंगे। ये एक 39 मेंबर बॉडी है जिसमें ग्लोब की मोस्ट मेजर फाइनेंशियल सेंटर्स रिप्रेजेंट किए जाते हैं। 39 मेंबर्स में से 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस इसमें है, यूरोपियन कमीशन और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। और कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर हैं एफएटीएफ की? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हांगकांग, आइसलैंड, इंडिया, आयरलैंड, आइसलैंड, इज़राइल, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, लक्ज़मबर्ग, मलेशिया, मेक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, रशिया, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, टर्की, यूके एंड यूएस। आपको थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया एंड एफएटीएफ की बात करें तो इंडिया ने 2006 में ऑब्जर्वर स्टेटस के तौर पे इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था और 2010 में हम एक फुल टाइम मेंबर इसके बन गए। इंडिया रीजनल पार्टनर्स का भी एक मेंबर है, एशिया पैसिफिक ग्रुप का और यूरेशियन ग्रुप का। ऑब्जर्वर और कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया आज के टाइम पे ओनली ऑब्जर्वर कंट्री है एफएटीएफ की। कुछ और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एफएटीएफ के अंडर ऑब्जर्वर स्टेटस रखती हैं। कौन कौन सी है? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, इंटरपोल, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन
ड्रग्स एंड क्राइम, यूनाइटेड नेशंस काउंटर टेररिज्म कमेटी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट, वर्ल्ड बैंक और WCO वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। FATF के प्रेसिडेंट कौन होंगे? FATF के प्रेसिडेंट को FATF की प्लेनरी के द्वारा उसी के मेंबर्स में से किसी सीनियर ऑफिशियल को अपॉइंट किया जाएगा। वो मीटिंग्स को चेयर करेंगे और स्टीयरिंग ग्रुप को भी चेयर करेंगे और FATF के सेक्रेटेरिएट को देखरेख वही करेंगे। प्रिंसिपल स्पोक पर्सन होंगे FATF के लिए, और FATF को बाहर किसी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन में रिप्रेजेंट करना है तो वही करेंगे। टर्म कितनी होगी? 1 जुलाई से उनकी टर्म स्टार्ट होगी, 30 जून को उनकी टर्म खत्म हो जाएगी। 2 साल के लिए उनकी टर्म रहती है जिस दिन से वो ऑफिस को एज्यूम करेंगे। टी राजा कुमार सिंगापुर के अभी फिलहाल इन FATF के प्रेसिडेंट है, जिन्होंने जुलाई 2022 में ये ऑफिस एज्यूम किया है, ये पोजीशन एज्यूम की है। FATF सेक्रेटेरिएट की बात करें तो जहां OECD के हेडक्वार्टर्स है पेरिस में, वहीं FATF का सेक्रेटेरिएट है। जो सेक्रेटेरिएट है ये FATF की मेंबरशिप और ग्लोबल नेटवर्क का काम संभालता है, सपोर्ट करता है। फंडिंग FATF सेक्रेटेरिएट की वो मेंबर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, एक एनुअल बजट बनाया जाता है, उसमें सभी मेंबर्स को कंट्रीब्यूट करना होता है। ग्रे एंड ब्लैक लिस्ट क्या होती है FATF की? FATF प्लेनरी जो है वो साल में 3 बार मिलती है, फरवरी, जून और अक्टूबर में, और म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स तैयार करती है कंट्रीज की। अगर कोई कंट्री कम काम करती हुई पाई जाती है, मतलब किसी कंट्री के एक्शंस में डेफिशिएंसीज देखी जाती है, तो उसको जुरिस्डिक्शंस अंडर इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। और अगर वो FATF के कंसर्न्स पे ध्यान नहीं देती है तो उसको हाई रिस्क जुरिस्डिक्शन लिस्ट यानी कि ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ये जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म है, इसको AML CFT से दिखाया जा रहा है। इसमें अगर कोई कंट्री काम नहीं करती हुई पाई जाती तो उसको उसके अकॉर्डिंगली ग्रे या ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। और ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के लिए किसी भी कंट्री को वो टास्क पूरे करने होंगे जो FATF ने रेकमेंड किए, जैसे कि टेररिस्ट ग्रुप को फंडिंग करना बंद करना होगा अगर कोई कंट्री ग्रे लिस्ट में है तो। और अगर FATF ये सेटिस्फाई हो जाती है कि कंट्री प्रोग्रेस कर रही है तो उस कंट्री को उस लिस्ट से हटा सकती है। ग्रे लिस्ट में वो कंट्रीज इंक्लूडेड होती हैं जो कि टेरर फंडिंग के लिए और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक हेवन मानी जाती हैं, और ये कंट्री के लिए एक वार्निंग होती है जिस कंट्री को ग्रे लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है कि उसको ब्लैक लिस्ट में भी इंक्लूड किया जा सकता है। ब्लैक लिस्ट क्या होगी? इसमें नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज को या टेरिटरीज को रखा जाता है जो कि टेरर फंडिंग को सपोर्ट करती है और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को सपोर्ट करती है। अभी के टाइम पे ईरान, नॉर्थ कोरिया और म्यांमार, ये 3 ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज हैं। म्यांमार को रिसेंटली ऐड किया गया था जो उसने 2021 में मिलिट्री लीडरशिप के एक्शंस किए थे उसकी वजह से। और FATF लिस्ट में अगर कोई कंट्री इंक्लूड कर दी जाती है तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा उस कंट्री पे? उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो भी FATF से एफिलिएटेड हैं उनमें से, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB, और उसे कहीं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन नहीं मिलेगा, लोन लेने में काफ़ी दिक्कत होगी किसी भी कंट्री से। इंटरनेशनल ट्रेड भी उसका कम हो जाएगा और इंटरनेशनली उसको बॉयकॉट किया जाएगा, ये सभी उसको नुकसान होंगे। इंडिया, पाकिस्तान और FATF की ग्रे लिस्टिंग की बात करें तो FATF ने पाकिस्तान को अपनी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की वजह से ग्रे लिस्ट से रिमूव कर दिया गया है, और 4 साल तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा, लेकिन फाइनली अब इसको रिमूव कर दिया गया है। पहली बार 2008 में इसको लाया गया था ग्रे लिस्ट पे, फिर 2009 में रिमूव कर दिया गया, फिर 2018 में फिर से ऐड किया गया, और अभी बाद में ये इसको रिमूव किया गया है 2022 में। तो ये 2012 से 15 के बीच में भी काफ़ी इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग के अंडर था। इंडिया ने ये डिसीजन एग्री किया था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबमिट किए थे कि उसने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के खिलाफ कुछ एक्शंस लिए हैं, और ग्रे लिस्ट से हटाने के बाद पाकिस्तान ने एक रेपुटेशनल बूस्ट रिसीव किया। उसकी मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग से रिलेटेड थी उसको एक क्लीन बिल मिल गया। आई होप आपको समझ आया होगा। FATF से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा ED के बारे में देखेंगे। ED के बारे में ऑल्दो हम आर्टिकल्स फ्रीक्वेंटली कवर करते रहते हैं, लेकिन फिर भी जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। ED क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है
जिसका काम क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड ऑफेंसेस की इन्वेस्टिगेशन करना या फिर फॉरेन एक्सचेंज लॉज का अगर कहीं वायलेशन होता है तो उन केसेस को इन्वेस्टिगेट करना। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर काम करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रीमियर फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज के साथ स्ट्रिक्टली कंप्लाई होकर काम करती है। जेनेसिस की बात करें तो इसको 1 मई 1956 में एनफोर्समेंट यूनिट के तौर पे फॉर्म किया गया था अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स फॉर हैंडलिंग एक्सचेंज कंट्रोल लॉज वायलेशन अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। हेडक्वार्टर इसके दिल्ली में थे और इसको एक लीगल सर्विस ऑफिसर हेड करते थे, जिनको डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट बनाया गया। 2 ब्रांचेस थी इसकी, बॉम्बे और कलकत्ता में। 1957 में इस यूनिट का नाम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रख दिया गया और एक ब्रांच मद्रास में भी ओपन कर दी गई। 1960 में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से ट्रांसफर करके डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के पास पहुंचा दिया गया। और टाइम के साथ साथ फेरा एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, तो फेरा 1947 रिपील होके रिप्लेस हो गए, फेरा 1973 बन गया। और फिर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की प्रोग्रेस के साथ साथ फेरा 1973 को रिपील किया गया और फेमा आ गया उसकी जगह 1999 में, जिसने 1 जून 2000 से काम करना शुरू कर दिया और इंटरनेशनल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रिजाइम के साथ ट्यूनिंग करते हुए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में इनेक्ट किया गया। और ईडी को ही ये काम दे दिया गया कि ईडी को ही इस एक्ट का, पीएमएलए एक्ट की इन्फोर्समेंट को देखना है। स्ट्रक्चर की बात करें ईडी की तो हायरार्की में सबसे ऊपर आएंगे डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। 5 इसके रीजनल ऑफिसेज हैं मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में, जिनको स्पेशल डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट हेड करेंगे। 10 जोनल ऑफिसेज हैं जिनको डिप्टी डायरेक्टर हेड करेंगे। 11 सब जोनल ऑफिसेज हैं जिनको असिस्टेंट डायरेक्टर हेड करेंगे। रिक्रूटमेंट कैसे की जाएगी, बाकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं उन्हीं के ऑफिसर्स को डायरेक्टली ड्रॉ करके रिक्रूट किया जाता है। इसमें आईआरएस ऑफिसर हो सकते हैं, आईपीएस, आईएएस, और बाकी इनकम टैक्स ऑफिसर, एक्साइज ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर या पुलिस हो सकते हैं। टेन्योर की बात करें तो इनिशियली इनका टेन्योर 2 साल का होता था, लेकिन नवंबर 2021 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 2 ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किए और सेंटर को ये अलाउंस दे दिया कि वो चाहे तो सीबीआई और ईडी के जो डायरेक्टर्स हैं उनका टेन्योर एक साल के एनुअल एक्सटेंशन से अप टू 5 ईयर्स तक बढ़ा सकती है। मतलब 5 ईयर्स के बाद नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन 5 ईयर्स तक उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट और सीवीसी एक्ट 2003 को अमेंडमेंट किया गया और इनके जो चीफ हैं उनको भी अपनी पोस्ट में 1 साल का इंक्रीमेंट देने की बात की गई। जो चीफ होंगे सेंट्रल एजेंसीज के उनका 2 ईयर का फिक्स टेन्योर था, लेकिन अब उनको 3 एनुअल एक्सटेंशन दिए जा सकते हैं, लेकिन 5 साल पूरे होने के बाद इनको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। स्टैट्यूटरी फंक्शन क्या होते हैं ईडी के, जो स्टैट्यूटरी फंक्शन में क्या क्या आएगा, एक तो आएगा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974, ये है कॉफी पोसा। ये यहाँ डायरेक्टरेट जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस को स्पॉन्सर करने के लिए एम्पावर होता है जिनका फेमा के साथ कोई कॉन्ट्रावेंशन होता है। फेमा एक्ट के से रिलेटेड ये काम कर सकता है। ये एक सिविल लॉ है जिसको जो हमारे एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया था, कंसोलिडेट करने के लिए बनाया गया था। तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को डेवलप और मेंटेन करने का काम इसके अंदर किया जाता है और ईडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज लॉज को अगर कॉन्ट्रावीन करते हुए पाया जाता है या शक होता है तो उसके साथ जो भी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करनी है वो ईडी करेगी। पीएमएलए के अंडर भी कोई भी अगर मनी लॉन्ड्रिंग से केस इन्वॉल्व है तो वहाँ भी ईडी के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पीएमएलए के प्रोविजंस को एग्जीक्यूट करे और इससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करे। FEOA फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018, इसमें भी अगर कोई भी फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है तो उसको एनफोर्स करने की जिम्मेदारी, उसके साथ इन्वेस्टिगेट करने की जिम्मेदारी भी ईडी की हो जाती है। और ये लॉ जो था वो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स के लिए लाया गया था, क्योंकि जो इंडियन लॉ से बच के भाग जाते हैं इंडियन कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन से बाहर, तो उनके ऊपर ईडी अपने एक्शंस ले सकती है। ईडी के जुरिस्डिक्शन की बात करें तो फेमा और पीएमएलए पूरे इंडिया पे अप्लाई होते हैं, इसलिए ईडी भी पूरे किसी भी पर्सन पे एक्शन ले सकती है जो जिस पे ये एक्ट अप्लाई होंगे। जो फेमा के केसेस हैं वो सिविल कोर्ट्स में लाई करते हैं, पीएमएलए के केसेस क्रिमिनल कोर्ट्स में लाई करते हैं। और एजेंसी का जुरिस्डिक्शन किसी भी पर्सन या लीगल एंटिटी पे आ जाता है जिसने कोई क्राइम किया होता है। सभी पब्लिक सर्वेंट्स भी
ईडी के जुरिस्डिक्शन के अंडर आते हैं। अगर वो किसी भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वॉल्व है तो ईडी अपने आप कोई सुओ मोटो केस नहीं ले सकती, कोई एक्शन नहीं ले सकती। पहले या तो किसी और एजेंसी के पास कंप्लेंट आनी चाहिए या फिर पुलिस के पास आनी चाहिए। उसके बाद ही ईडी जो है वो मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगी और एक्यूज्ड को फाइंड आउट करेगी, आइडेंटिफाई करेगी। इन्वेस्टिगेट करने का काम ईडी का है। वो किसी एक्यूज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकती है और अगर कोई फेमा एक्ट या पीएमएलए एक्ट का वायलेशन करते हुए पाया जाता है तो उसको अरेस्ट कर सकती है, उसके साथ प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकती है। जो मैटर होगा वो कोर्ट्स के द्वारा एडजुडिकेट किया जाएगा या पीएमएलए कोर्ट्स के द्वारा। आई होप आपको समझ आया होगा ईडी के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? इंडिया मस्ट प्लान फॉर वीट एक्सपोर्ट एज रिकॉर्ड यील्ड एक्सपेक्टेड। इंडिया को वीट एक्सपोर्टिंग पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि एक बहुत अच्छी यील्ड हमारे यहाँ एक्सपेक्ट की जा रही है। तो आर्टिकल में एज सच कुछ इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। वीट के बारे में देख लेते हैं, वीट क्रॉप के बारे में। वीट इंडिया में सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है राइस के बाद। मेन फूड क्रॉप है ये नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हमारी कंट्री के। वीट राबी क्रॉप है जिसको एक कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, ब्राइट सनशाइन चाहिए राइपनिंग के टाइम पे। जो ग्रीन रिवॉल्यूशन किया गया था उसमें राबी क्रॉप्स की बहुत अच्छी ग्रोथ देखी गई थी, स्पेशली वीट की। मैक्रो मैनेजमेंट मोड ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिनकी वजह से वीट कल्टीवेशन को काफ़ी सपोर्ट मिला है। टेम्परेचर की बात करें तो 10 से 15 डिग्री का सेल्सियस टेम्परेचर इसको चाहिए सोइंग टाइम पे और 21 से 26 डिग्री सेल्सियस चाहिए राइपनिंग और हार्वेस्टिंग के टाइम में, और ब्राइट सनलाइट इसको चाहिए होती है। रेनफॉल अराउंड 75 टू 100 सेंटीमीटर चाहिए। सॉइल टाइप की बात करें तो इसको वेल ड्रेन्ड फर्टाइल लोमी और क्लेले लोमी सॉइल चाहिए जो कि गंगा सतलुज प्लेन्स और ब्लैक सॉइल रीजन जो डेक्कन का होता है वो इसके लिए ऑप्टिमम माना जाता है। मेजर या फिर टॉप वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, फिर पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार एंड देन गुजरात। ये आपको ध्यान रखना है, यही इंपॉर्टेंट था इस आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है। माइक्रो एलईडी डिस्प्लेज क्या होती हैं और एप्पल जो है वो इनके यूज़ पे शिफ्ट क्यों कर रहा है। कैसे माइक्रो एलईडी टेक्नोलॉजी जो हमारी अर्लियर स्क्रीन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है उससे डिफरेंट है और क्यों एप्पल इस पे शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है। तो पूरा समझेंगे, पूरा आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। कि जो ये माइक्रो एलईडीज होती हैं वे सेल्फ इल्यूमिनेटिंग डायोड्स होती हैं जो कि ब्राइटर होती है और ज़्यादा बेटर कलर रिप्रोड्यूस करती हैं जो ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डियोड होती है उनसे। मतलब कंपैरिजन करें तो ज़्यादा ब्राइटर हैं और ज़्यादा कलर रिप्रोड्यूस करती हैं, बेटर कलर रिप्रोड्यूस करती हैं। एक बेसिक लैंग्वेज में गए तो माइक्रो एलईडी टेक्नोलॉजी क्या है, वो सैफायर्स है। सैफायर के अंदर खुद की शाइन होती है और फॉर एवर शाइन कर सकता है वो अपने आप से। तो एक जो माइक्रो एलईडी स्क्रीन होगी उसको छोटे छोटे इन्हीं सैफायर से एम्बेड किया जाएगा, फिल किया जाएगा और जिसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग लाइट जनरेट होगी। जो पिक्चर होगी माइक्रो एलईडी स्क्रीन में वो सेवरल इंडिविजुअल जो ये लाइट एमिटिंग डियोड्स होंगी, सैफायर्स होंगे, उनके हेल्प से जनरेट की जाएगी। माइक्रो एलईडी स्मॉल होगी, मतलब एक सैमसंग ने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि एक जो आपका बाल होता है उसके 1 सेंटीमीटर को भी आप 200 स्मॉलर पीसीज में कट कर दें, उतनी छोटी माइक्रो एलईडी होती है। तो आप सोच सकते हैं कितने, एक बाल कितना पतला होता है, उसका सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और उसको भी आप 200 पीसीज में कट कर दें, उतनी छोटी माइक्रो एलईडी होगी। तो आप खुद सोचिए कितनी ज़्यादा इसका स्मॉल साइज़ आपको देखने को मिलेगा। और ये जो सभी माइक्रो एलईडीज़ होंगी ये सभी सेमीकंडक्टर्स है जो कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स रिसीव करेंगी। एक बार ये माइक्रो एलईडीज़ गैदर हो जाएंगी फिर इनसे एक मॉड्यूल बन जाएगी और काफ़ी सारी मॉड्यूल से एक स्क्रीन फॉर्म की जाएगी। बेनिफिट क्या हो जाते हैं इसका बाकी डिस्प्ले से कंपैरिजन करें तो माइक्रो एलईडी की डिस्प्ले ब्राइटर होगी, बेटर कलर रिप्रोडक्शन ये करेंगी और बेटर व्यूइंग एंगल्स ये हमें देंगी और इमेजेस हमें ऐसी लगेंगी जैसे कि जो हमारा फ़ोन है, जैसे अगर फ़ोन की बात करें तो फ़ोन का जो ग्लास है उसके ऊपर इमेजेस को पेंट किया गया है। इस टाइप की फीलिंग इन माइक्रो एलईडी डिस्प्ले से हमें मिलेगी और ये
एक टेक्नोलॉजिकल फीट होगी। माइक्रो एलईडी लिमिटलेस स्केलेबिलिटी होगी इनकी। एक मिनट, क्योंकि ये रेजोल्यूशन फ्री है, बेजल फ्री, रेशियो फ्री और साइज फ्री, तो इनकी एक लिमिटलेस स्केलेबिलिटी देखी जा सकती है। स्क्रीन को किसी भी प्रैक्टिकल यूज के लिए रिसाइज किया जा सकता है फ्रीली, और उसके साथ साथ ये सेल्फ एमिसिव भी है। माइक्रो एलईडी इंडिविजुअली रेड, ग्रीन, ब्लू कलर्स प्रोड्यूस करती हैं। इन्हें बैक लाइटिंग की ज़रूरत नहीं होती इसके लिए, ना ही किसी कलर फिल्टर की, जैसे कि कन्वेंशनल डिस्प्लेज को ज़रूरत होती है। तो ये अपने आप नेचुरल रेड, ब्लू और ग्रीन कलर प्रोड्यूस कर सकती हैं। माइक्रो एलईडी ग्रेटर ल्यूमिनेंस भी प्रोमिस करती हैं विदाउट पैनल डिग्रेडेशन इशू, मतलब पैनल डिग्रेडेशन के इश्यूज जो कन्वेंशनल एलईडीज में होते हैं वो इनमें नहीं होंगे। ये भी एक बेनिफिट हो जाता है। तो एप्पल के लिए ये टेक्नोलॉजी कितनी बेनिफिशियल है, क्योंकि सबसे पहले एप्पल ने इस टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन और डेवलप करना स्टार्ट किया अपने खुद के इन हाउस। तो एप्पल ट्रांजिट करेगा इन नए डिस्प्लेस पे, तो उसकी रिलायंस जो बाकी टेक्नोलॉजी पार्टनर्स है जैसे सैमसंग, एलजी, उनके ऊपर कम हो जाएगी, और ये अपने होम ग्रोन पार्ट्स से सप्लाईज को पूरा कर पाएगा। क्योंकि अभी तक क्या होता है, ये एप्पल कंपनी जो है वो सैमसंग, एलजी और जापान डिस्प्ले इनकॉर्पोरेशन, शार्प कॉर्पोरेशन, इन सभी पे डिपेंडेंट है एलईडीज़ के लिए। लेकिन अगर खुद की एलईडी ये डेवलप करने लग जाती है, खुद की डिस्प्लेज डेवलप करने लग जाती है, तो इसकी इन टेक्नोलॉजी पार्टनर्स पे रिलायंस कम हो जाएगी। और अपने आप अगर ये डिस्प्लेज बनाने लग जाती है, तो एप्पल एक बेटर पोजीशन में आ जाएगी, अपनी डिवाइसेस को कस्टमाइज़ कर पाएगी और सप्लाई चेन के ऊपर भी ज़्यादा कंट्रोल रख पाएगी। क्योंकि अब जो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी में डिले होते हैं, वो कम हो जाएंगे अगर एप्पल खुद ये बनाने लग जाएगी तो चैलेंजेस भी हैं इसके साथ। कुछ चैलेंजेस क्या हैं, इसकी हाई कॉस्ट और टेक्निकल चैलेंजेस। एप्पल ने टारगेट रखा है 2024 का, लेकिन ये 2025 तक एक्सटेंड हो सकता है, और 25 में भी नए डिवाइसेस में कुछ लिमिटेड सप्लाई ही इसकी देखी जाएगी, सो दैट इस ट्रांजिशन को स्टार्ट किया जा सके। और हम ओवरऑल बात करें तो ये जो स्क्रीन्स हैं, एप्पल अल्ट्रा वॉच 2024 में आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, और एप्पल ने इवेंचुअली ये प्लान किया हुआ है कि इस टेक्नोलॉजी को आईफोन, आईपैड, मैक, एप्पल वॉच डिवाइसेस सभी में ला दिया जाएगा टाइम के साथ। आई होप आपको समझ आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। माइक्रो एलईडी डिस्प्लेस क्या बेनिफिट है इनके, आपको ध्यान रखना है कि काफ़ी छोटा साइज इनका होता है, और माइक्रो एलईडीज सभी सेमीकंडक्टर होती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा। तो लेक्चर हमारा यही तक था, यही इम्पोर्टेंट था। अब जो हमने क्वेश्चन आज किया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, हाउ इज द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। फर्स्ट स्टेटमेंट थी हमारे पास, द एनजीटी हैज बीन इस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट वेयर एज द सीपीसीबी हैज बीन क्रिएटेड बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑफ ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सीपीसीबी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से क्रिएट नहीं की जाती, ये भी एक्ट के द्वारा क्रिएट की जाती है, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट के द्वारा। तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं बनाई गई, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास हो जाती है गलत। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द एनजीटी प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन हायर कोर्ट्स वेयर एज सीपीसीबी प्रोमोट क्लीननेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स एंड एम्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर इन द कंट्री। ये बिल्कुल सही है, अभी हमने पढ़ा है, यही पढ़ा है एग्जीटीज। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होगी, सेकंड स्टेटमेंट सही होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 20 का आंसर, 2 ओनली। आई होप आपको लेक्चर समझ आया है। अगर लेक्चर समझ आया है, हेल्पफुल लगा है, तो लेक्चर को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लेक्चर सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो अगर वीडियो आप चाहते हैं ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा बेनिफिट लोगों को इसका पहुँचे, तो वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।